नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को समन भेज दिया है। उन्हें जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। सोनिया गांधी को 8 जून और राहुल गांधी को 2 जून की तारीख दी गई है। कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी, जबकि राहुल गांधी 5 जून के बाद का समय मांगेंगे। इन दोनों ही नेताओं को नेशनल हेराल्ड मामले में तलब किया गया है। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिसको लेकर के इन दोनों ही कद्दावर नेताओं को समन किया है ईडी ने। और सोनिया और राहुल गांधी को लेकर के ये समन हुआ है। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पूरे मामले में जो पूरा विवाद है, मामला है, इसमें किरदार कौन कौन है। इसमें मुख्य किरदार 3 हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, जिनका मनोनयन हुआ था राज्यसभा में, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए, उनका कार्यकाल भी अब समाप्त होने जा रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, ये दूसरी प्रमुख किरदार हैं। और तीसरे प्रमुख किरदार इस मामले में हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। तो ये इन 3 किरदारों के इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूम रहा है। और इसके बाद इनमें सिर्फ ये किरदार ही नहीं है, कई कंपनियां भी हैं जो इस पूरे मामले में शामिल हैं। उन कंपनियों के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये 3 बड़ी कंपनियां हैं। सबसे पहली कंपनी है एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, जिसको हम आगे एजेएल के नाम से संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो कंपनी है, इसे जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, 1938 में उन्होंने इसको स्थापित किया था और इसके जरिए नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था। और दूसरी जो कंपनी आएगी इस खबर में बार बार, वो है यंग इंडिया लिमिटेड। इसे हम आगे चलकर YIL के नाम से संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि यह कंपनी जो है 2010 में स्थापित की गई थी और तत्कालीन कांग्रेस महासचिव, जो कि उस वक्त महासचिव थे कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी, वो इसके निदेशक बनाए गए थे। और इस कंपनी का जो स्ट्रक्चर था, ढांचा था, वो इस तरह का था कि 76% शेयर AIL के जो थे वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है, जबकि 24% शेयर मोतीलाल वोरा, जो कि कांग्रेस के खजांची थे, और ऑस्कर फर्नांडिस उनके पास था। और आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं का इनका निधन हो चुका है। अब इतिहास की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है इतिहास से जुड़ा हुआ है। क्योंकि 1938 में ये नेशनल हेराल्ड अखबार जो है उसको स्थापित किया गया था। किरदारों के बाद अब हम बात करते हैं इतिहास की, कि यह मामला है क्या आखिर और क्यों हुआ था। नेहरू जी ने 1938 में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों को शेयर होल्डर बनाया था AJL कंपनी में, यानी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड में। और 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी ने AJL ने नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला था। और जो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो लिबरल नेता हुआ करते थे, वो सब इस अखबार का इस्तेमाल करते थे अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए। और आज़ादी के बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद नेशनल हेराल्ड और इसके साथ साथ उर्दू जो वर्जन था इसका, कौमी आवाज, और नवजीवन जो कि हिंदी वर्जन था, ये कांग्रेस के मुखपत्र बन गए। और साथ ही साथ लगातार अखबार जो है घाटे में चलते रहे। 2008 जब आया तो 90 करोड़ रुपए के कर्ज के साथ ये अखबार बंद हो गए, तीनों के तीनों। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं तथ्यों की, कि इस पूरे मामले में तथ्य क्या है, क्योंकि तथ्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने के लिए AJL को 90 करोड़ रुपए दिए। ये बात है 2010 के बाद की, जब ये अखबार बंद हो गया था। और ये रकम जो है कांग्रेस के मुताबिक उसने 10 साल में दी है और 100 किस्तों में चेक से ये रकम पूरी दी गई है। तो उसमें कहा गया कि कहीं पर भी किसी तरह का घालमेल की कोई संभावना नहीं, क्योंकि पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से यह रकम दी गई थी। और हुआ क्या इसके बाद में कि इस कर्ज के बदले में जो 90 करोड़ का कर्ज दिया गया, AJL का जो स्वामित्व है 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड, YL कंपनी, जिसका कि हमने बताया था कि राहुल गांधी उसके डायरेक्टर थे, उस कंपनी को 50 लाख रुपए में इसका स्वामित्व दे दिया गया। तो ये जो 90 करोड़ का कर्ज था, इसके भुगतान के लिए केवल 50 लाख रुपए की बात में ये हो गया। और अब आरोप पे आते हैं कि इस पूरे मामले में आरोप क्या है, क्योंकि आरोप भी काफी महत्वपूर्ण हैं, जिनके चलते ये सारी जांच हो रही है। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी जो किरदार थे इस पूरी कहानी के, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, उन्होंने एक अदालत में कंप्लेन की। उन्होंने कहा कि AJL की 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको यंग इंडिया ने गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर लिया। केवल 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया, कब्जा कर लिया। यह सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि 90.25 करोड़ के कर्ज के लिए केवल
50 लाख रुपए दिए गए और पूरी की पूरी जो संपत्ति थी वो इस कंपनी के नाम कर दी गई। और तीसरा आरोप ये लगाया गया कि राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने फंड से कर्ज दिया, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता है, उन्हें पूरे पारदर्शी ढंग से उस चंदे का हिसाब किताब चुनाव आयोग के जरिए देश के सामने रखना होता है, लेकिन फंड से कर्जा दे दिया, जो कि गैर कानूनी है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि एआईएल के कुछ शेयर होल्डर्स ने कहा कि उनकी सहमति के बिना उनके शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिए गए। इनमें आपको बता दें कि शांति भूषण, जो कि देश के पुराने कानून मंत्री हैं, वो एक शेयर होल्डर थे। जस्टिस काटजू, उनकी ओर से यह कहा गया कि उनकी सहमति के बिना ये जो सारे शेयर थे यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। अब कांग्रेस पार्टी ने इन तमाम आरोपों का जवाब भी दिया है, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल का किसी को कर्ज देना न अपराध है ना ही गैर कानूनी है। यह पहली दलील इन्होंने इस आरोप के जवाब में दी थी, जिसमें कहा गया था कि कोई राजनीतिक पार्टी किसी को कर्ज नहीं दे सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के पास भी यह मामला गया था। 6 नवंबर 2012 को चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर पुष्टि की थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी कर्ज दे सकती है, इसमें कोई भी गैर कानूनी बात नहीं है। फिर यंग इंडिया कंपनी, जिसको ये 50 लाख रुपए की बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यानी ना तो ये वित्तीय लाभ कोई ले सकती है ना ही कोई शेयर बेच सकती है। तो इस पूरे जो सौदा हुआ यह सिर्फ कर्ज को इक्विटी में ट्रांसफर किया गया है, इसमें कहीं भी रुपये पैसे का कोई लेन देन नहीं है, कहीं भी कोई संपत्ति चल अचल का कहीं पर भी कोई लेन देन हुआ नहीं है, यह सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। और चूंकि कोई वित्तीय लाभ वो ले नहीं सकते हैं, कोई शेयर बेच नहीं सकते हैं, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो इस कंपनी में हैं, वो इस पूरी जो शेयर ट्रांसफर हुआ इसको कहीं भी वो ट्रांसफर दूसरी जगह नहीं कर सकते। और इसलिए ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे है, जहां पर कि कोई पैसा आया ही नहीं, यह कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से जवाब दिया है। कर्ज को केवल शेयर में बदला गया है, यह आज कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पूरे मामले का जवाब दिया गया है। अब यह जो पूरा मामला है इसका एक बड़ा कानूनी पहलू भी है, क्योंकि बात केवल लोअर कोर्ट तक की नहीं है, हाई कोर्ट तक की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंची हुई है। लेकिन शुरुआत जैसा हमने कहा था सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद हुआ था, और 2014 में ईडी ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू की थी। तो इसमें 2014 की अगर हम बात करें तो तब पहली बार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से इसमें जांच शुरू की गई थी। 2015 में यह मामला एक बार फिर से ईडी की ओर से खोल दिया गया, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की गई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी स्वामी ने, तब कहा था उनको कि मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने के लिए आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा खारिज करने से इनकार कर दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, अस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को इस पूरे मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट भी दे दी गई थी। आपको बता दें कि अभी तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल, जो कि कांग्रेस के अब छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके साथ भी पूछताछ कर चुकी है। और ट्रायल कोर्ट ने वाईआईएल कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग की जो जांच थी उसका संज्ञान ले लिया है, और इसी के बाद ईडी ने अब नया मामला दर्ज किया है और उसी के तहत ये सारी पूछताछ चल रही है, जिसके तहत 8 जून को सोनिया गांधी को और 2 जून को राहुल गांधी को बुलाया गया है। हालांकि राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस ने कहा है कि वो 5 तारीख के बाद समय लेंगे, क्योंकि अभी वो भारत में नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी 8 तारीख को निश्चित तौर पर वहां ईडी के सामने जाएंगे। और कांग्रेस ने ईडी के संबंध को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। आइए सुन लेते हैं क्या कहना है पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी का। अभी वाला जो नोटिस है माननीय कांग्रेस अध्यक्ष का, वो 8 तारीख को उनको बुलाता है, एक पॉइंट। दूसरा, इसमें जो भी उत्तर होते हैं, तथ्य होते हैं, जो कानूनी जवाब होते हैं, वो सब उनको दिए जाएंगे। कानून की एक प्रक्रिया है, उसको देखा जाएगा। मैंने कहा कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जाएंगी, अगर राहुल जी यहां हुए तो जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा समय मांग सकते हैं, वो हमको पता नहीं डिटेल्स अभी। वहीं आज भोपाल गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि क्या कभी कोई मुजरिम कहता है कि वो बेईमान है? कभी आपने देखा कि कोई मुजरिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूं? सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के आते, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना। चेहरा गड़बड़ था और आईना साफ कर रहे हैं, आपके ऊपर चार्जशीट लगती है, तो यार आप कोर्ट में जाते इसको क्वैश करो।
क्योंकि आप ईमानदार हैं। जो ईमानदार नहीं होता वो बेल लेकर के दूसरे प्रयोजन करता है। तो ये बताता है कि आपके कागज जो है वो बिल्कुल कमीशन के साथ लैस हैं पूरे। और हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। मनोरंजन, लग रहा है कि जो मामला है वो पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। निश्चित रूप से, और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये पॉलिटिकल बैटल है और इसको इसी तरह लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, सीना ठोक करके लड़ेंगे, लेकिन जो कानूनी पहलू के तौर पे भी कांग्रेस लड़ेगी। इसलिए आपने देखा कि आज अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा गया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कल ही बुलाया है, तो राहुल गांधी यहाँ पे है नहीं, तो उनके लिए समय मांगा जाएगा। और सोनिया गांधी को 8 जून को बुलाया गया है, तो सोनिया गांधी ईडी के पास जाएंगी। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार बदले की भावना में ये कर रही है, अंधी हो गई है और इसको पॉलिटिकली लड़ा जाएगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत नहीं है, ना ही मनी एक्सचेंज हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोरंजन भारती इस तमाम जानकारी के लिए। हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का 25 साल पुराना वीडियो आज क्यों है चर्चा में। बात करते हैं बिहार की, जहां पर जाति आधारित गणना का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से गणना को लेकर कई फैसले किए गए। इन फैसलों को एक ड्राफ्ट का रूप देकर कैबिनेट के बैठक में लाया जाएगा। फैसला हुआ है कि सभी धर्मों की जातियों के साथ ही उपजातियों की भी गणना की जाएगी। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि जात आधारित गणना हो। किसी ने भी इसको लेकर विरोध नहीं किया है। कैबिनेट के माध्यम से एक समय सीमा के भीतर इसे पूरा कराया जाएगा। इसके लिए विशेष ट्रेनिंग भी होगी। इसके लिए जितने भी पैसों की जरूरत होगी उसका भी इंतजाम होगा। बैठक में बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव समेत कुल 28 दलों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। एक समय सीमा हम लोग बहुत कम समय का निर्धारण करते हैं। आपस में बातचीत हो गई, लेकिन उसको कैबिनेट से लेकर के ही करके ये हम लोग घोषित कर देंगे। आज हम लोगों की आपस में बातचीत हो गई, लेकिन अभी कुछ कहते हैं तो जब एक बार कैबिनेट में कर लेंगे वही चीज, तो उसको सबको प्रकाशित कर देंगे। एक समय सीमा हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है और सब लोगों को हर स्तर पर, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी इसके हो, सब लोगों का पूरे तौर पर पूरा का पूरा इसका आकलन किया जाए। इसका करने का मकसद है, हम सब लोगों की राय है कि लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों के फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। और ये तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड जो है सर्वे, इसका जो है नाम है, और ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, ना कि सेंसस। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए सभी लोगों को कि ये जातीय आधारित गणना है। बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप अपना काम करते रहने वाले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। आज भी चुनावी सभाओं में जाकर वे केवल हाथ हिलाते हैं और उड़िया में कुछ शब्द बोलते हैं, लेकिन लोग उन्हें झोली भर भर कर वोट दे देते हैं। आज नवीन पटनायक को सार्वजनिक जीवन में 25 साल हो गए। अपने पिता बीजू पटनायक की विरासत संभालने के लिए उन्होंने आज ही के दिन अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता था। इस मौके पर उनका ये पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इसमें वे गाड़ी पर बैठकर हाथ हिलाते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये वीडियो 1997 में अस्का लोकसभा सीट पर उनके चुनाव प्रचार का है। आपको बता दें कि यह सीट उनके पिता बीजू पटनायक के निधन से खाली हुई थी और यहां जीतने के बाद नवीन पटनायक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने और सन 2000 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी।
टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।